नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां पर गृह विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम साय। गृह मंत्री विजय शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी। गृह विभाग के चलाए जा रहे अभियानों की भी समीक्षा होगी। प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस समीक्षा में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो बता दें आपको, बड़ी खबर राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि गृह विभाग के चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा होगी और इस दौरान प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है इस समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में किस तरह की कानून व्यवस्था है और इसमें कितना सुधार हो सकता है, कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा संभव है। तो कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी, जिसमें सभी प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी गोपी का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गोपी, कैसे देखते हैं आप इस बैठक को? कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। क्या लगता है छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो फिलहाल की कैसी नजर आ रही है? जी काजल, बिल्कुल प्रदेश में हाल ही में कुछ ऐसे वाकये हुए हैं जिससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गृह विभाग को लेकर नाराज हैं और इस नाराजगी को उन्होंने कई बार व्यक्त भी किया और इसे ही लेकर अब गृह विभाग की आज बड़ी बैठक होने वाली, जिसमें अधिकारियों की क्लास ली जाएगी। बिल्कुल अगर हम बात करें कवर्धा के लोहारीडीह की या फिर सूरजपुर की, तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो टाली जा सकती थी या जिसे रोका जा सकता था, लेकिन ये घटनाएं हुई। आखिर इस तरह की स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है, क्यों लोग जो है वो उग्र हो जा रहे हैं, ऐसी क्या स्थितियां हो रही है, इन तमाम विषयों को लेकर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अधिकारियों की बैठक लेते हुए नजर आएंगे। इस बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ डीजीपी अशोक जुनेजा और तमाम वो अधिकारी पुलिस के मौजूद रहेंगे। बता दें कि सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक बुलाई गई है। पिछले महीने भी हमने देखा कि एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुए थे, उसमें कड़े निर्देश दिए गए थे कि कानून व्यवस्था बेहतर की जाए, लोगों को किसी तरह की तकलीफें ना हो, यदि कोई शिकायतें आती है तो उसका त्वरित निराकरण किया जाए। लेकिन एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक कवर्धा के लोहारीडीह में, जिसमें बिना जांच किए ही हत्या को आत्महत्या बता दिया गया और इसके बाद कहीं ना कहीं वो मामला तूल पकड़ते गया और एक बड़ी वारदात को जो है वो लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया। इसके बाद सूरजपुर की घटना हुई, सूरजपुर में हत्या हुई। उसके बाद में पुलिस के हेड कांस्टेबल की पत्नी और उसकी बेटी की हत्या कर दी जाती है और पुलिस और जो आरोपी है वो फरार होने में सफल हो जाता है। तो इसके बाद भी लोग उग्र हुए। तो इस तरीके की घटनाएं क्यों निर्मित हो रही है, क्यों लापरवाही बरती जा रही है ऐसी घटनाओं में, इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सख्त है और कानून व्यवस्था को लेकर आज एक बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही। लगातार हमने देखा है कि कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आए, लेकिन दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसके चलते ये दूसरी बार फिर से एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद में फिर से एक बड़ी बैठक जो है वो उन्हें बुलानी पड़ी। एक और हम देखें कि कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही कानून व्यवस्था को लेकर। जिस तरीके से घटनाएं हो रही, चाहे राजधानी रायपुर में बात करें कि लगातार जो लूटपाट हो या चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही है उसे लेकर, और फिर इस तरीके की जो बड़ी घटनाएं प्रदेश भर में हो रही है उसे लेकर, तो आज सीएम अधिकारियों की क्लास लेंगे और उन्हें फिर से कड़े निर्देश जो है वो दिए जाएंगे कि इस तरह की घटनाएं निर्मित ना हो। हमने हालांकि देखा कि ऐसी जब भी बड़ी घटनाएं हुई है तो सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए त्वरित एसपी और जो वहां के एएसपी है, जो भी अधिकारी है जिम्मेदार है, उन पर कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल अब जो आज गृह विभाग की बैठक होगी, इसमें भी क्या कुछ निर्देश दिए जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सीएम जो है वो बिल्कुल अब जो स्थितियां निर्मित हुई है उससे नाराज है और उसे ही लेकर आज गृह विभाग की बैठक जो है वो बुलाई गई है। 11:30 से लेकर 1 बजे तक दोपहर मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक होगी, जिसमें आला अधिकारी गृह विभाग के मौजूद रहेंगे। साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। जी बिल्कुल गोपी, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि विपक्ष भी
हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा गई है। क्या लगता है, क्योंकि एक लंबा ड्यूरेशन 11:30 से 1:30 बजे तक ये बैठक का रहेगा, तमाम बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी, क्या लगता है कि इस बैठक के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था में किसी प्रकार का सुधार देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल काजल, लगभग 1.5 से 2 घंटे का यह बैठक जो है वो रहने वाली और हाई लेवल मीटिंग आज मुख्यमंत्री निवास में होगी। एक और कांग्रेस लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश कर रही है और लगातार कानून व्यवस्था को लेकर खास तौर पर आम जनता के बीच भी पहुंच रही है और सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रही है। अगर हम कवर्धा के लोहारीडी की मामला देखें तो गृह मंत्री विजय शर्मा का ही जिला है, उन्हीं का गृह जिला, और उसके बाद इतनी बड़ी वारदात हो जाना, तो उसे लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो हमलावर रही है। उसके बाद सूरजपुर की घटना जिस तरीके से घटित हुई, जहां पर हेड कांस्टेबल की पत्नी और उनके बच्चे को जो है वो 40 वार करके उन्हें मार जाता, बेरहमी के साथ उनकी हत्या कर दी जाती है, तो ये बड़ा मामला होता है और इसे लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो सवाल उठाती है। वहीं अब इसी तमाम विषयों को लेकर, क्योंकि इस तरह की स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है, जैसे ही हत्या के इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जो आम जनता है वो उग्र हो जा रही है और वो ही त्वरित निराकरण के लिए, त्वरित न्याय के लिए खुद ही हथियार जो है वो उठा ले, त्वरित खुद ही कानून को अपने हाथ में उठा ले। तो इस तरह की स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है, क्यों आम जनता को, वहां की जनता को पुलिस अपने भरोसे में नहीं ले पा रही, क्यों उन्हें विश्वास में नहीं ले पा रही है, ये बड़े सवाल है। और यही सवाल जो है आज की इस हाई लेवल मीटिंग में उठने वाले, क्योंकि ऐसी क्या स्थितियां निर्मित हो रही है, कहां पर पुलिस जो है वो चूक कर रही है कि इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है और लोग उग्र होकर आरोपियों के घर जलाने तक को आतुर हो जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल रहेगा और इसी सवालों के इर्द गिर्द ही जो है आज की मीटिंग जो है वो घूमेगी। इन विषयों के अलावा जो प्रदेश में और भी स्थितियां हैं उसे भी लेकर जो आज की मीटिंग्स में चर्चाएं होंगी। जिस तरीके से राजधानी रायपुर में बीते कुछ दिनों पहले चाकूबाजी की लगातार घटनाएं सामने आ रही थी, उसके बाद हालांकि आईजी ने और एसपी ने मीटिंग्स ली है, उसके बाद आज इन तमाम जो मीटिंग्स थी उनके फीडबैक भी आज लिए जाएंगे। एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से निर्देश दिए गए थे तो उनका किस तरीके से अमल हो पाया है, उन पर क्या कुछ अब तक कार्य किए गए हैं, इन तमाम विषयों पर भी आज फीडबैक लिए जाएंगे और रिपोर्ट जो है वो आज आला अधिकारी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल गोपी, क्या यूं कह सकते हैं कि क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट टाइम भी जब बैठक आयोजित की गई थी तो सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस तरह के बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आए, तो यूं कह सकते हैं कि जो अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे शायद सीएम के निर्देश का पालन नहीं किया गया, अधिकारी उतने एक्टिव नजर नहीं आए, जिस वजह से ये घटनाएं जो है ये कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती हुई नजर आई। अब इसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? जी बिल्कुल काजल, एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से कड़े निर्देश दिए गए थे उसके बाद से 2 बड़ी घटनाएं हो जाना, बिल्कुल उन निर्देशों को ताक पर रखा गया पुलिस अधिकारियों के द्वारा या उन्हें उस तरीके से नहीं लिया गया इन निर्देशों को, इन कड़े निर्देशों को, सख्त रवैये को, जिसके बाद इस तरह की घटनाएं हुई। तो बिल्कुल ये सवाल उठते हैं और यही सवाल आज की मीटिंग्स में भी उठेंगे। उन अधिकारियों पर भी बिल्कुल ये सवाल पूछे जाएंगे कि इस तरह की स्थितियां निर्मित क्यों हुई, जब कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में साफ निर्देश दिए गए थे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर कार्य करे और उसके बाद आम जनता को ये भरोसा दिलाए कि कानून उनके लिए है, जो कानून है उनके लिए कार्य करेगी। तो यही भरोसा जो है वो आम जनता के बीच में पुलिस स्थापित नहीं कर पा रही, जिसके कारण ही आम जनता कानून को हाथ में लेने के लिए आतुर है और मजबूर भी कहीं ना कहीं है, जिसके कारण वो खुद आरोपियों के घर तक पहुंचकर निराकरण और त्वरित न्याय की जो है वो मांग करने लग जाती है। तो इस तरह की स्थितियां जब निर्मित होती है तो बिल्कुल प्रदेश के मुखिया मीटिंग जो है वो बुला रहे हैं और उसके बाद अब आज फिर से इन अफसरों की क्लास लगाई जाएगी, क्योंकि एक बार निर्देश दिए गए, उन्हें सुझाव भी लिए गए और उसके बाद जब इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तो बिल्कुल अब सख्त रवैया जो है वो अपनाया जाएगा और जो भी जिम्मेदार होंगे, जिनके द्वारा भी इस तरह की लापरवाही की जाएगी, उन पर कार्रवाई जो है वो भी बिल्कुल की जाएगी, क्योंकि हमने इस तरह की कार्रवाई पहले भी देखी है। चलिए ठीक है, बिल्कुल गोपी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे और भी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था की इस बैठक में चर्चा होगी, प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे।
और अब बात करेंगे रायपुर दक्षिण उपचुनाव की, जहां पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से नामांकन दाखिले की प्रक्रिया जो है वो शुरुआत होगी। इसकी 25 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन फॉर्म। 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा में मतदान होना है। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण में मतदान होगा। साथ ही साथ 23 नवंबर को इसके रिजल्ट जो है वो सबके सामने आएंगे। तो बता दें आपको कि 25 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन फॉर्म। ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए लगातार सहयोगी गोपी साहू हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। गोपी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है नामांकन प्रक्रिया को लेकर? जी काजल, बिल्कुल आज रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नामांकन जो है वो भरे जाएंगे। आज से कलेक्ट्रेट में फॉर्म मिलेंगे और जो प्रत्याशी होंगे वो उम्मीदवार जो होंगे वो नामांकन जो है वो भी दाखिल कर सकेंगे। इसके लिए कलेक्ट्रेट में पूरी तैयारियां कर ली गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। साथ ही जो भी बाहरी वाहन है उन्हें अब कलेक्टर के भीतर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। शासकीय जो गाड़ियां हैं वो भी कुछ ही चुनिंदा गाड़ियां ही अंदर जा सकेगी। साथ ही जो उम्मीदवार होंगे उनके साथ में 4 से 5 लोग ही नामांकन दाखिल करने के लिए जा सकेंगे। फिलहाल जो भी जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अब जो भी उम्मीदवार होंगे वो अब फॉर्म्स आज से खरीद सकते हैं। बता दें कि 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। साथ ही 28 अक्टूबर तक स्क्रूटनी की तिथि जो है वो दी गई है। साथ ही 30 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। जो भी उम्मीदवार जो नामांकन भरे होंगे वो अपने नाम वापस ले सकेंगे। और उसके बाद 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा में वोटिंग्स होगी और 23 नवंबर को इसके रिजल्ट्स आएंगे। तो आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और इसके लिए जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं यानी जो कलेक्टर हैं रायपुर के, वो लगातार बूथ का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। कल वो एसपी कलेक्टर और तमाम जो अधिकारी थे वो बूथ के निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और वहां पर किस तरीके से जो वोटर्स होंगे, मतदाता होंगे, उनके किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी, इन तमाम व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि उन जो भी मतदाता होंगे उनके लिए तमाम वो सुविधाएं हो, चाहे उनके लिए बैठने की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, तो तमाम व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं जो है वो भी एसपी ने भी उनका जायजा लिया है। बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद में 12 एसएसटी की टीम और 19 उड़न दस्ता की जो टीम है वो उनकी गठन किया गया और अब वो लगातार पूरे जिले भर में दौरा करेंगे, क्योंकि रायपुर जिले के अंतर्गत में रायपुर दक्षिण विधानसभा आते हैं। हालांकि आचार संहिता जो है रायपुर दक्षिण विधानसभा में ही लगे हैं, लेकिन बाहरी किसी तरह की और कोई राशि जो कैश है वो ना आए। साथ ही सोने चांदी और जो भी साड़ियां वितरण जो भी किए जाते हैं, तो इस तरह की कोई केस ना हो, इसके लिए उड़न दस्ता और एसएसटी की टीम का गठन जो है वो किया गया और वो भी अपने अब कार्य में लग चुके हैं। आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और उसके लिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां जो है वो कर ली है। जी बिल्कुल गोपी, अगर बात करें वोट परसेंटेज की, तो किस तरह की तैयारी यहाँ पर वोट परसेंटेज को लेकर की गई है, जैसे कि वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आए? जी बिल्कुल काजल, स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से लगातार जो निर्वाचन है वो कार्य करते हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाया जा सके और उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सके। हमने जिस तरीके से विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी देखा कि स्वीप कार्यक्रम चलाए गए थे। हालांकि कुछ ही परसेंट जो मतदान केंद्र है वहां तक मतदाता पहुंचे, जो वोटिंग परसेंट थे वो कुछ ही परसेंट बढ़े, लेकिन लगातार उम्मीद जताई जा रही है कि स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से वोट परसेंटेज बढ़ाए जाएंगे। रायपुर दक्षिण जो विधानसभा है वो शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में हमने देखा है कि ग्रामीण के मुकाबले काफी कम मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों तक पहुंचते हैं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कम करते हैं। उन्हें किस तरीके से जागरूक किया जाए, उन्हें किस तरीके से मतदान केंद्रों तक ले जाया जाए, उसकी पूरी रणनीति लगातार निर्वाचन जो है वो रणनीति तैयार कर रही है और लगातार उसके चलते स्वीप कार्यक्रम अब चलाए जाएंगे, क्योंकि फिलहाल अब नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, लेकिन उसके बाद में लगभग 20 दिन का समय बचेगा, 18 से 20 दिन का। लेकिन इसी बीच में त्यौहार भी हैं, कुछ बड़े त्यौहार है दीपावली जैसे,
और इसके कारण जो मतदाता है उन्हें किस तरीके से उनके बीच पहुंचा जा सके, इसकी भी रणनीति तैयार की जा रही है। और इसी चुनाव के कारण जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, वो आम जनता को लुभाने के लिए, उन्हें लालच देने के लिए कई सारे कार्य करते हैं। और इसकी भी निगरानी जो है, इसलिए उड़न दस्ता की 19 और एसएसटी की 12 टीम का गठन किया गया है एकमात्र विधानसभा के लिए। तो बड़ी तैयारी फिलहाल निर्वाचन जो है वो करके रख रही है, ताकि इस तरह के जो भी कार्य हो उसे फिलहाल रोका जा सके। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी, तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए, 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण में मतदान होना है, इसको लेकर तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही साथ 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे।